हाँ जी, तो क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे 2015 से 2024 के बीच में आए हुए गेट की एग्जाम में इग्नियस, मेटा, सेडी और मिनरोलॉजी के कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल्स जो टिपिकल भी हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हैं, इजी भी हैं, यूनिट कन्वर्जन का भी खेल उसमें देखने को मिलता है। तो वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जियोकेमिस्ट्री और थर्मोडाइनमिक्स से आते हैं न्यूमेरिकल्स के पार्ट में, है ना। यहाँ पे कम है, तो जितने हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, है ना। चलो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जियो खान एकेडमी ने अपने 2025-26 के सेशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। लॉन्च ऑफर में आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जरूरी लिंक्स आपको दिए गए हैं, एक बार आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन देखो, हालांकि क्वेश्चन का ऑर्डर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि पहले टिपिकल वाले हैं वो करवा देता हूँ, इजी वाले तो अपन लास्ट में निपटा ही देंगे, है ना। यहाँ पे आप देखो, एक आपको बोल रहा है कि फ्लोराइड क्रिस्टल है। फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaF2 होता है। इसकी हार्डनेस कितनी होती है? 4 होती है। इसमें सेट ऑफ क्लीवेज कितना होता है? 4 होता है ना। और इसके अंदर जो कलर आता है वो आता है पर्पल कलर, और किसके डिफेक्ट की वजह से आता है? फ्रेंकेल डिफेक्ट की वजह से इसके अंदर कलर देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्लोराइड को लेकर के। अब ग्राउंड वाटर के अंदर जो फ्लोराइड कंटामिनेशन है उसमें भी फ्लोराइड का काफी रोल रहता है, लेकिन प्राइमरली एम्फीबॉल का रहता है। तो ये कुछ जरूरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द क्विक रिवीजन। ये बोल रहा है कि अडॉप्ट करता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC ये अडॉप्ट करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला कि लेटेस्ट पैरामीटर जो है वो आपका क्या है? A = 5.463 एंगस्ट्रॉम, ये आपको गिवन है। और बोला है कि अगर आयनिक रेडियस ऑफ एनाइन जो आपका फ्लोराइड है उसमें आपका कितना 1.71, तो कैलकुलेट करो आयनिक रेडियस ऑफ केटाइन। अब आपको मैंने क्रिस्टलोग्राफी में जब PCC, FCC, BCC ये करवाया था तो मैंने आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बताया था। क्रिस्टलोग्रा जो लेटेस्ट डायमेंशन है उसका आपका आयनिक रेडियस से क्या रिलेशन है वो बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, एनिमेशन के वीडियो के थ्रू सारा का सारा। आई होप कि आपको वो याद है। लेकिन FCC में आपको याद करोगे तो फॉर्मूला क्या था? √2a, है ना। और BCC में क्या था? 4r = √3a, है ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यार ये जो 4r है ये तो टोटल आयनिक रेडियस है ना, ये टोटल आयनिक रेडियस है, लेकिन यहाँ पे अपने पास में फ्लोराइड में कौन है? कैटायन और एनायन दोनों है। तो अपन बोलते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मान लेते हैं कि 2r जो है, मतलब इस 4r में से आधा किसका है? कैटायन का है, और आधा किसका है? एनायन का है ना। आधा किसका है जी? एनायन का है। तो ये अपन ने बोल दिया कि ये एनायन का और ये कैटायन का, और ये किसके बराबर होगा? √2a के बराबर होगा। अब आपके साथ जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा आपको क्या क्या बोल रहा है कि ए की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 5.463। तो यहाँ पे आप रखो √2a इंटू 5.463 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे आपको कैटायन की आयनिक रेडियस कैलकुलेट करनी है। एनायन की आयनिक रेडियस दे रखी है 1.71। मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप करोगे तो ये कितना आएगा भाई? 243.42, है ना। प्लस 2r(Ca) कैटायन इक्वल टू, ये √2 कितना होता है भाई? 1.414 होता है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो, मैं कैलकुलेटर खोल देता हूँ, है ना। डिजिट मेरे पास में गेट वाला कैलकुलेटर है। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं इसकी APK फाइल जो है वो डाल दूंगा, है ना। तो आप आराम से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो भाई √2 है, तो √2 आप निकाल लो। कहाँ से निकालोगे भाई? यहाँ पे सीधी सीधी इसकी वैल्यू है ना। अंडर रूट की वैल्यू आपकी सीधी सीधी दे रखी है, या अपने को पता ही है कितनी होती है। तो आप क्या करो, 2 इंटू, एक सेकेंड यार, 1.414 आप भी मल्टीप्लाई कर लो तब तक, है ना। 5.483 है ना। ये आपका आ गया 7.75। ये जो टोटल वैल्यू है वो कितना है? 7.752। ये आपका क्या आ जाएगा? इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 3.42। तो इसमें से घटा देते हैं अपन 3.42। 3.42 घटा दिया, ये मेरा बचा 4.33। कितना आया भाई? 4.33। तो 2r(Ca) क्या आ जाएगा? 4.33। रेडियस ऑफ कैटायन निकालना, तो 4.33 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 2.16 के आसपास, है ना। आई थिंक ये 463 है, मैंने यहाँ पे 483 कर दिया था, है ना ये। तो आप देखोगे कि आंसर जो है आपका 463 करोगे तो ये थोड़ा सा कम आएगा, है ना। बट आंसर आपका ये रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? ये BCC के लिए भी आपको दे सकता है, ये FCC के लिए भी दे सकता है, PCC के लिए भी दे सकता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना भाई, HPCC के लिए भी दे सकता है। तो वो उनके सारे इफेक्टिव नंबर,
है ना। जो लेटेस्ट डायमेंशन और आयनिक रेडियस का जो डिफरेंस रिलेशन है वो आप थोड़ा सा देख लेना, और उसके साथ साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, ये तीनों चीज़ें आप देख लेना, है ना। तो अगर रिपीट होगा तो इसी तरीके का न्यूमेरिकल बनेगा, और अगर आ जाए तो आराम से सोल्व करके आना, ठीक है। ध्यान से देख लो, फ्लोराइड क्रिस्टल दिया है आपको, एफसीसी स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहा है, लेटिस का डायमेंशन दे रखा है, ये है आयनिक रेडियस दे रखी है एनायन की, कैटायन की पूछ रहा है, 4r इक्वल टू अंडर रूट 2 रिलेशन होता है। 4r में अपन ने 2r मान लिया कैटायन का, 2r मान लिया एनायन का, एनायन की आयनिक रेडियस दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा सीधा सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि जब इस तरह के क्वेश्चन को पहली बार देखते हैं तो थोड़ा सा चकमका देता है ना। वो चकमका इसलिए देता है कि तुमको पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता होती है। अगर तुमने पीसीसी एफसीसी बीसीसी वाला पढ़ रखा है तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे आपका है कि स्टेबिलिटी फील्ड बाउंड्री बिटवीन टू मिनरल्स दे रखा है। ये आपका मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का है, जहाँ पे अपन क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन पढ़ते हैं। मैंने आपको क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन सिंपल बताई थी, डीपी अपॉन dt इक्वल्स टू ds अपॉन dv, और मैंने इसका पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन करके भी दिखाया था गिब्स फ्री एनर्जी वाले में और एंथैल्पी वाले में, g इक्वल्स टू h माइनस टी एस और h इक्वल्स टू e प्लस पी वी, है ना। उस फॉर्मूले से अपन ने इसका पूरा डेरिवेशन किया था थर्मोडाइनमिक्स के लॉज को इस्तेमाल करते हुए। हम बोलते हैं कि भाई किसी भी मेटामॉर्फिक रिएक्शन का अगर मुझे कर्व बन लेना है तो वो कौन बताएगा, क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन बताएगी, ठीक है। जैसे मान लो आप ये देखो कि मेरा मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है ना। अपन बोलते हैं कि ये और ये, तो अपन देखते हैं ना कि यार मान लो कि काइनाइट वाला देखना है तो काइनाइट, एंडोलिसाइट और सिल्मनाइट ये है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, तो आप बोलोगे कि ये स्लोप जो है वो कैसे डिटरमाइन हुआ, तो ये प्रेशर और टेम्परेचर की हेल्प से डिटरमाइन हुआ, है ना। तो आप बोलते हो कि ये क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए अपन डिटरमाइन करते हैं। तो आपको सिंपली बोला कि भाई बाउंड्री बिटवीन टू मिनरल ए और बी दे रखा है और लीनियर विद ए पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर लूंगा तो पॉजिटिव स्लोप इस तरह से आएगा। मोलर एंट्रोपी ए की और बी की दे रखी है, साथ में मोलर वॉल्यूम दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि स्लोप ऑफ द फेज बाउंड्री इन पीटी स्पेस क्या होगा। मतलब आपको ds, मतलब s और v की वैल्यू दे रखी है ए और बी के लिए, है ना, ए और बी के लिए, और आपसे क्या पूछना चाह रहा है भाई कि ये dp अपॉन dt निकालो, और यूनिट क्या बोल रहा है, बार पर केल्विन। तो आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास में एंट्रोपी ऑफ ए क्या है, 85.5, है ना। मोलर एंट्रोपी ऑफ बी क्या है, 92.5। यूनिट क्या दे रखी है, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। और आपसे वॉल्यूम, जो मोलर वॉल्यूम दे रखा है वी ए का कितना दे रखा है, 35.5 सीसी, और वी बी का कितना दे रखा है आपको, 38.2 सीसी। अब सिंपल फॉर्मूला है मेरा ये ds और अपॉन dv, इसका मतलब क्या है, ये स्लोप के बराबर होगा। तो मैं बोलूँगी भाई ds अपॉन dv करूँगा तो ये किसके बराबर आना चाहिए, बार पर केल्विन के बराबर आना चाहिए। बार क्या होता है, 10⁵ पास्कल होते हैं, और पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जबकि आप यहाँ पे वॉल्यूम में देखोगे ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है और वो जूल पर केल्विन में दे रखा है। मतलब ये यूनिट को इस्तेमाल करते हुए अपन सीधा सीधा बार पर केल्विन पे नहीं पहुंच सकते, आपको सम सॉर्ट ऑफ यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो क्या होगा उसमें, देखो ds अपॉन dv को अपन क्या लिख सकते हैं, एस बी माइनस एस ए अपॉन वी बी माइनस वी ए, ये लिखा। यहाँ से अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में जो डेटा है वो क्या है भाई, आपने बोला कि भाई एक है मेरे पास में 85.5 और 92.5, तो मैं सीधा डेटा लिखूंगा, है ना। सीधा डेटा लिखा अपन ने, 92.5 माइनस 85.5 डिवाइडेड बाई 38.2 माइनस 35.5, ये आपका आ गया। ये है जूल पर केल्विन और ये है आपका सीसी के अंदर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा भाई 7, और ये कितना आएगा 2 पॉइंट कितना आ रहा है भाई। तो आराम से इसको सोल्व कर लेते हैं फटाक से भाई, क्या क्या आएगा। क्या है भाई 38.2 माइनस, अब तुम बोलोगे कि अच्छा इतना सिंपल भी तुमको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। हाँ तो क्या दिक्कत है भाई, जब कैलकुलेटर है तो 2.7 आ गया, ये 7 ऊपर है तो अपन डिवाइड कर देते हैं भाई 7 डिवाइडेड बाई 2.7, ये आपका आ गया 2.59।
2.59, ये है जूल पर केल्विन डिवाइडेड बाई सीसी। अब यहाँ से अपने को बार पर केल्विन चाहिए इस यूनिट से। आंसर तुमको बार पर केल्विन में पूछ रहा है ना, 2.59 के आसपास आ रहा है। अब क्या करेंगे, जूल का मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है, और सीसी को मीटर क्यूब में बदलना है। तो मैंने तुमको बताया था कि भाई 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10⁻⁻6 रखोगे, 10⁻⁻6 जाएगा ऊपर। तो 2.59 इंटू 10 जूल को अपन ने क्या रख दिया, अपन ने बोला न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब केल्विन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6, ये आपका हुआ। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2.59 इंटू 10⁻6, एक ये कटा बचा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन केल्विन। तो ये यूनिट किसकी होती है, ये यूनिट ये आपकी पास्कल की। तो आपका बोला कि भी ठीक है, पास्कल आ गया, 2.59 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 इंटू पास्कल पर केल्विन आ गया। लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, बार पर केल्विन में। तो 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ पास्कल, ठीक है, यही होता है। तो आप इसको भाई लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 25.9 इंटू, या बार में चला जाएगा सीधा पास्कल, बार पर केल्विन। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से यही है ना। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, 25.9 बार पर केल्विन आ रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। तो 4 का मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ कितना आ रहा है, 4 का 24 to 26 आ रहा है। मतलब जो अपन ने कैलकुलेट किया वो सही है, इसीलिए कैलकुलेटर आप रखा करो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। अगर साधन है तो यूज करो, है ना। ये सब तब होता है जब तुमको स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल जब तुम करना चालू करते हो, अभी तो तुमको एग्जाम 2 दिन बाद में तुम्हारा एग्जाम है ना। तो तुम थोड़े मैथ्स वैथ्स किधर क्या करना है, आराम से इस्तेमाल करो बढ़िया तरीके से, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखो। इस न्यूमेरिकल में तुमको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए था, फिर फॉर्मूले के हिसाब से तुमको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए था, और कुछ नहीं था इसमें, है ना। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं आपके, सिंपल से है, बस तुमको पता होनी चाहिए कि भाई है किस बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, जैसा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। क्या है, यूनिट सेल ऑफ एन ऑर्थोरॉम्बिक मिनरल वाज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। आपकी कोई ऑर्थोरॉम्बिक मिनरल है, उसका यूनिट सेल जो है, जैसे मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, और ये डिफॉर्मेशन के टाइम पे क्या हुआ, डिफॉर्मेशन के टाइम पे कंप्रेस हो गई। तो कंप्रेस होकर के इसका साइज जो थोड़ी सी छोटी हो गई, है ना। तो तुम बोलोगे कि भाई ठीक है, कंप्रेस हो गई तो हो गई डिफॉर्मेशन के टाइम पे। आपको बोल रहे हैं कि जब ये कंप्रेशन से पहले इसकी लेंथ कितनी थी, 5 एंगस्ट्रॉम थी, और कंप्रेशन के बाद में इसकी लेंथ जो है वो कितनी हो गई, 4.5 एंगस्ट्रॉम हो गई। तो बताओ कि जो आपका अदर डायमेंशंस तो आपके अनअफेक्टेड है, तो बताओ कि जो वैल्यू ऑफ द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ पीक इन इट्स XRD। तो अपन ने एक ब्रेक्स लॉ पढ़ा था जिसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, और इसके मदद से अपन क्या करते हैं, XRD में पीक लेके आते हैं, समझते हैं कि भाई कहाँ तक जाएगा, है ना। तो अब मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि अगर ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो अपन ऑर्डर क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला को यूज़ करना है, एक बार 5 एंगस्ट्रॉम के लिए कैलकुलेट करना है, और एक बार आपको 4.5 एंगस्ट्रॉम के लिए कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे तुमको ये एक रिलेशन दे रखा है, 1/d² इक्वल टू h² + k² + b² + l² + c²। अब आपको जो प्लेन दे रखा है वो 0 0 1 दे रखा है, 0 0 1 दे रखा है, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, और ये आपका 1/1। तो जो आपकी वैल्यू d की है वो ही वैल्यू रह जाएगी। तो आपका 5 एंगस्ट्रॉम और 4.5 एंगस्ट्रॉम में कोई चेंज आएगा नहीं, तो इसका अपने को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। अब फॉर्मूला जो सिंपली क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, ठीक है। अब आपको भाई जो जो दे रखा है वो कर लो, d की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम के लिए कर लो, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5418। तो 1.5418 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, पहले 5 एंगस्ट्रॉम के लिए निकाला, फिर आपका थीटा तो कैलकुलेट करना है अपने को, है ना, साइन थीटा। ये आपका 10 हो जाएगा।
10 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0.1541 इक्वल टू साइन थीटा। अब अपने को थीटा की वैल्यू चाहिए तो इनवर्स ले लो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनवर्स 0.1418। ठीक है, कैलकुलेटर है अपने पास में, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 0 पॉइंट कितना है भाई, 15418, इसका अपने को निकालना है साइन इनवर्स। ये आ गया अपना 8.8692। मेरी तरफ इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है, मैंने डिजिटल कैलकुलेटर यूज कैसे करते हैं पूरा बताया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि आपको शिफ्ट में यहाँ पे आप देखोगे आपको क्या पूछ रहा है, 2 थीटा पूछ रहा है। तो 2 थीटा, तो ये तो अपन ने थीटा की वैल्यू ही निकाली है सिर्फ। तो आप बोलोगे भाई इसके दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो सिंपल आपका 17.7384 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आया 5 एंगस्ट्रॉम के लिए। अब सेम टू सेम कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी 4.5 एंगस्ट्रॉम के लिए। तो अपन यहाँ पे कर देते हैं ताकि कंपैरिजन में अपने पास में सीधी सीधी वैल्यू आ जाए। तो 4.5 एंगस्ट्रॉम के लिए करोगे तो क्या होगा भाई, लेमडा तो वही रहेगा 1.5418 इक्वल्स टू 2 इंटू 4.5 इंटू साइन थीटा, ये 9 हो जाएगा। तो आप देखो भाई 1.5418 डिवाइडेड बाई आपका 9, तो ये कितना आ जाएगा 0.1713, यह आ गया भाई, ये 9 हो गया। इधर मैंने इसको भेज दिया, डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा 0.1713 इक्वल टू साइन थीटा। साइन इन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स 0.1713 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स ले लो इसका। तो ये साइन इनवर्स निकाला मैंने तो आया 9.86, थीटा इक्वल टू कितना आ गया भाई 9.86, कर लोगे आराम से। अब इसको अपने को तो 2 थीटा चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 19.72। ठीक है, अब देखो भाई 19.7281, आपको बोला था कि भाई इन दोनों का डिफरेंस बताओगे, शिफ्ट तो उसी से पता चलेगा। तो आपने बोला कि इसमें से मैं घटा दूं ये वाला, ये 19.7281 से मैं अगर ये वाला घटा दूंगा तो मेरा शिफ्ट का पता चल जाएगा। तो शिफ्ट निकाल दो, इसका क्या आएगा भाई 17.7384, तो ये 1.98 के आसपास आ रहा है, 1.98 के आसपास आ रहा है, 1.9897 ये कुछ आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो पहले तो क्वेश्चन नंबर तो देखो कितना था, क्वेश्चन नंबर कितना है भैया 5। तो 5 का आंसर की में आंसर कितना दे रखा है 5 का 1.98 से 2 के बीच में, तो अपना आंसर सही है। तो इस तरह से अपन इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड मेरे को टाइम देना यार। ये एक क्वेश्चन है जो गेट में क्लासिक मिस्टेक हुई है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। पूछा तो रिटार्डेशन है और आंसर दिया है फेज डिफरेंस का, मैं आपको दोनों का बता देता हूँ। आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा कि भाई एक मीडिया है, मतलब एक लाइट पास हो रही है और 2 मीडियम से पास हो रही है। लाइट पासेस थ्रू टू मीडिया विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1.75 और 1.55। अब थिकनेस ऑफ बोथ मीडिया दे रखी है कि 30 माइक्रोमीटर ही है, रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस आपको पूछा है। और मैंने आपको पढ़ा रखा है उसमें ऑप्टिकल मिनरलोजी में कि जब भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग तरीके का होता है तो उसमें अपन क्या करते हैं, बाय रेफरेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये आपका बाय रेफरेंसेस आ जाता है। और पाथ डिफरेंस को अपन रिटार्डेशन बोलते हैं, और रिटार्डेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बाय रेफरेंसेस इनटू थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल। अब आप यहाँ पे देखोगे तो रिटार्डेशन बेसिकली कैलकुलेट करवा रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। कैसे निकालोगे, 1.75 माइनस 1.55। ठीक है, और इसको आपने क्या किया, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया थिकनेस के साथ में, कितना दे रखा है 30 माइक्रोमीटर। भाई आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो कोई यूनिट होती नहीं है, इसलिए आपका बाय रेफरेंसेस की भी कोई यूनिट नहीं होगी। तो आप इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 30 माइक्रोमीटर। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइक्रोमीटर आ जाएगा। ये आपका रिटार्डेशन है, पाथ डिफरेंस ये है। बट आपको बोलेगा कि यार ये 2.141 क्यों बोल रहा है, ये लेमडा कहाँ पे इस्तेमाल होगा इसमें।
तो फेज डिफरेंस का एक न्यूमेरिक फॉर्मूला होता है, इसको लिख लो, है ना, आपके काम आ जाएगा ये कहीं। तो फेज डिफरेंस का न्यूमेरिकल होता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस। तो अब आप देखेंगे कि भाई पाई की वैल्यू अपन कितनी ले लेते हैं, 3.141 डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है 589 नैनोमीटर, और पाथ डिफरेंस आपका 6 माइक्रोमीटर। इसको जब आप सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे तो नैनोमीटर है, यहाँ पे माइक्रोमीटर है, तो मुझे यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और यूनिट कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करें भाई, या तो माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में बदल दें, या फिर नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में बदल दें, और इट इज़ ईजियर, और दोनों सेम ही चीज़ है ना। तो आप बोलोगे 2.2 इंटू 3, ये तो आपका सिंपल कितना हो जाएगा भाई, 6.282 डिवाइडेड बाई 589 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब ये नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में बदलेंगे तब भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में बदलेंगे तब भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने बोला कि भाई माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर, और नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁹ मीटर नैनोमीटर। तो आप ये प्लस का 9 माइनस का 6, तो ओवरऑल क्या बचेगा, किसी भी सूरत में क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने भाई कर दिया, है ना। तो सॉल्व कर लो इसको, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी आंसर के में दिया हुआ है ना। ये क्लासिक एरर है गेट के एग्जाम में कि पूछा कुछ, आंसर किसी चीज़ का और दे दिया, है ना। तो पाथ डिफरेंस की जगह ये फेज डिफरेंस पूछना चाह रहे थे, और एग्जामिनर ने आंसर भी फेज डिफरेंस का ही दिया था, है ना। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 8 है, और इसके आंसर के में देखते हैं आंसर क्या दिया था, 8 में ये 64 दिया है। ये 64 आपका कैसे आएगा भाई, है ना, पाथ डिफरेंस तो 6 माइक्रोमीटर आ रहा है ना। तो ये आपकी एक एरर है एक तरह से, और हो जाती है एग्जाम्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तो जो आपके पेपर होते हैं उनमें क्या करता है, रिवाइज्ड आंसर की डालते हैं ना। तो लेकिन हो सकता है कि जिस साल में ये क्वेश्चन आया था उस साल में जो बच्चे हैं उन्होंने इसको हो सकता है कि रिपोर्ट नहीं किया हो, है ना, या हो सकता है कि ऑब्जेक्शन नहीं लिया हो इस पे, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। अब एक ये क्वेश्चन है, बड़ा क्लासिक सा क्वेश्चन है, अच्छा सा है, बहुत प्यारा सा है ना, मेरा वन ऑफ द लाडला क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई मोल परसेंटेज आपको दे रखा है सिलिका एल्यूमिना K2O का ग्रेनिटिक रॉक के अंदर 84.21 7.89 7.89। अब आपसे बोल रहा है कि मोलर प्रोपोर्शन ऑफ के फेल्ड्स्पार कितना होगा रॉक के अंदर। अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि पहली बात तो ये है कि मोलर प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर मिनरल इन पूरी रॉक। तो जैसे मान लो कि ये मेरी ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट में ये पूछ रहा है कि भाई ग्रेनाइट में क्या होता है, के फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज होते हैं प्राइमरली अपने पास में, बाकी बाकी के मिनरल भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने पास में क्या होता है, के फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज होते हैं। अब जो डेटा इन्होंने दे रखा है इससे आप बना भी क्या पाओगे, सिलिका एल्यूमिना K2O है, तो इससे बना भी क्या लोगे, ऑर्थोक्लेजी बनाओगे या क्वार्ट्ज बनाओगे, है ना। ले दे करके भाई थोड़ा बहुत वो आप नेफलिन के कुछ फेल्ड्स्पाथोइड ग्रुप के कुछ मिनरल बना लोगे, लूसाइट है, कैल्सिलाइट है, ये बना लोगे, है ना। तो तुम देखो, या फिर मस्कोवाइट बन जाएगा, तो तुम देखोगे कि यार इसमें अपने पास में वाटर तो है नहीं, वोलेटाइल कंपोनेंट अपन कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो, क्या है, सिलिका आपको दे रखा है 84.21, ये मोलर प्रोपोर्शन है, मोल परसेंटेज, ये तो ये नंबर ऑफ मोल्स ही अपन इसको कंसिडर करेंगे। Al2O3 दे रखा है 7.89, और K2O भी आपको दे रखा है 7.89, और पूछा है कि मोलर प्रोपोर्शन ऑफ के फेल्ड्स्पार इन ग्रेनिटिक रॉक कितना होगा, मतलब इस ग्रेनाइट के अंदर बाकी के मिनरल्स भी हैं, उनके मोल्स हैं, तो के फेल्ड्स्पार के मोल पता करने पड़ेंगे और बाकी के मिनरल्स के भी मोल्स पता करना पड़ेंगे। तो कैसे करोगे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे भी, चलो ठीक है, नॉर्मेटिव्स के हिसाब से अपन के फेल्ड्स्पार बना देते हैं। के फेल्ड्स्पार का फॉर्मूला क्या होता है, KAlSi3O8, और इसको अगर मैं ऑक्साइड्स की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, तो अपन बोलेंगे कि K2O Al2O3 3SiO2। अब आप ध्यान से देखोगे, जब अपन ऑक्साइड्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका एक फंडामेंटल रूल है कि भाई आपका किसी तरीके का केमिकल इम्बैलेंस जनरेट नहीं होना चाहिए, और दूसरा जितना तुम्हारे फॉर्मूले में है उतना ही तुम्हारा ऑक्साइड की फॉर्म में आना चाहिए। अब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1 है, एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, लेकिन तुमने पोटेशियम कितना ले रखा है, 2,
एल्यूमिना कितना ले रखा है 2, क्यों? क्योंकि भी पोटेशियम के ऊपर +1 की वैलेंसी होती है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 की होती है, तो 2 पोटेशियम चाहिए होंगे एक ऑक्सीजन को। एल्यूमिना के ऊपर +3 की वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 की होती है, तो +1 बढ़ जाएगा, तो वो केमिकल इम्बैलेंस को कम करने के लिए क्या होगा, एक ऑक्सीजन और आएगा तो माइनस बढ़ जाएगा, फिर और ऑक्सीजन आएगा तो 3 और बढ़ जाएगा, तो आपका एक एल्यूमिना और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये Al2O3 जो है वो आपका क्या बनाएगा, एक एल्यूमिना का ऑक्साइड बना देगा। तो तुम देखोगे कि भाई 3 सिलिका थी, तो ये 3 सिलिका आ गई, ऑक्सीजन 8 है, तो ऑक्सीजन 8 में तुम देखोगे 3 × 2 ये 6 ऑक्सीजन तो यहाँ आ गई, ये 3 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ, तो 4, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई 10। मतलब ये जो ऑक्साइड फॉर्म में अपन ने फॉर्मूला लिखा है ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए अपन क्या करें भाई, इनको आधा आधा कर दे भाई, आधा आधा था, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाफ K2O हाफ Al2O3 एंड 3 मोल ऑफ SiO2। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे कि भाई अगर ऑर्थोक्लेज मेरे को बनाना है ना, 1 मोल ऑफ ऑर्थोक्लेज बनाना है, तो क्या होगा भाई, तुमको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए घर बनाने के लिए, क्या चाहिए भाई अपने को, ईंट चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, बहुत सारी लेबर चाहिए, ठेकेदार चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, और जितने भी लीगल फ्रेमवर्क हैं उसमें सब में आपको एनओसी चाहिए, है ना। तो आप देखोगे कि यार ऐसे ही ऑर्थोक्लेज बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, आधा मोल K2O, आधा मोल Al2O3 और 3 मोल ऑफ सिलिका। 1 मोल ऑर्थोक्लेज बनाने के लिए ये सब बेस इंग्रेडिएंट मेरे को चाहिए। तो इस आप बोलोगे कि भाई आधा मोल K2O लगाया, आधा मोल Al2O3 लगाया, है ना, 3 मोल SiO2 लगाया, तब जाकर के 1 मोल ऑर्थोक्लेज का पाया, है ना। तो तुमने बोला कि ये बनाएगा 1 मोल ऑफ ऑर्थोक्लेज, ठीक। तो तुम देखते हैं ना कि जैसे अपने भाई लोकतंत्र है, वोटिंग होती है ना, जो सरकार मेजोरिटी में आती है वो अपनी सरकार बनाती है ना, जिस जिस पार्टी को मेजोरिटी में सीट्स मिलती हैं वो अपनी सरकार बनाती है ना, तो मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। तो वो क्या होती है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसका ½ + 1 ये आपकी मेजोरिटी हो गई, है ना। तो ऐसे आप देखोगे कि तुम बोलोगे कि यार ये एग्जाम्पल फिट नहीं हो रहे, तुम सुनो तो सही, अभी देखो तो सही, 1 मोल ऑर्थोक्लोज का बनाने के लिए तुम्हें आधा K2O आधा Al2O3 और 3 मोल ऑफ सिलिका चाहिए, है ना। अब तुमको बोले कि भी अगर 1 मोल K2O तुम्हारे पास हो तो तुम कितना मोल बना सकते हो ऑर्थोक्लेज का, तो बोलोगे कि 2, क्योंकि 1 मोल ऑर्थोक्लेज बनाने के लिए K2O कितना चाहिए, आधा ही चाहिए, मेरे पास में 1 मोल है K2O का, तो मैं कितने बना सकता हूँ 2, है ना। अब जितना K2O चाहिए उतना का उतना ही तुमको Al2O3 भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो तुमने बोला कि भी आधा मोल K2O आधा मोल Al2O3 3 मोल सिलिका का लगाए, 1 मोल ऑर्थोक्लेज का बना, 1 मोल K2O 1 मोल Al2O3 और 6 मोल सिलिका का लगाया, तो 2 ऑर्थोक्लेज बन गए, है ना। 2 मोल K2O 2 मोल Al2O3 और आपका 12 मोल किसका हो जाएगा भाई, सिलिका का। तो आपने बोला कि 4 मोल किसके बन जाएंगे, ऑर्थोक्लेज के। तो सिंपल आप यहाँ पे मैथमेटिक्स समझो कि आपने बोला कि भाई ½ मोल ऑफ K2O ½ मोल ऑफ Al2O3 ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं भाई, 1 मोल ऑफ ऑर्थोक्लेज, ठीक है, और 3 मोल ऑफ सिलिका भी कर दे, तो ये क्या बनाते हैं 1 मोल ऑफ ऑर्थोक्लेज। तो यहाँ पे अगर मैं 1 मोल ऑफ K2O 1 मोल ऑफ Al2O3 और 6 मोल ऑफ SiO2 कर दूं, तो कितने मोल ऑफ ऑर्थोक्लेज बन जाएंगे, आप बोलोगे 2 बन जाएंगे जी, 2 मोल ऑर्थोक्लेज के बन जाएंगे, इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर आपको बोला कि ऐसे मेरे पास में 7.89 K2O है, मोल के 7.89 मोल Al2O3 के हैं, और सिलिका कितनी है 84 पॉइंट जो भी दे रखी है उसको अपन देख लेंगे। तो बोला कि अगर ये पूरा का पूरा K2O और Al2O3 बनाने के लिए, या K2O और Al2O3 ऑर्थोक्लेज बनाने के लिए कंज्यूम करवा देता हूँ, तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्थोक्लेज कितना बन सकता है। तो तुम बोलोगे कि भाई अगर आधे से 1 बन रहा था 1 से 2 बन रहे हैं, तो 7.89 से कितना बनेगा, इसका डबल, तो 7.89 का डबल कर दिया, कितना हो गया भाई। तो तुमने बोला कि यार ये 18 ये 17 और ये 15, 15.78 मोल ऑफ ऑर्थोक्लेज आप बना सकते हो विद दिस डेटा। तो तुमने बोला कि भाई 1 मोल ऑर्थोक्लेज बनाने के लिए तुमको 3 मोल सिलिका का चाहिए था,
तो 15.78 मोल्स ऑफ ऑर्थोक्लेज बनाने के लिए कितनी सिलिका लगेगी? तो तुमने बोला कि मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। तो ये 8 × 3 = 24, 7 × 21 और 2 = 23, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, 3 × 1 = 3 और 1 = 4। तो तुमने बोला कि 47.34 मोल्स ऑफ सिलिका लगेगा। तो तुमने बोला कि भाई अगर मैं टोटल कैलकुलेशन इधर करने बैठूं तो ऑर्थोक्लेज बनाने के लिए मेरे पास में 7.89 K2O था, 7.89 ही Al2O3 था, और 84 कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो, 84.21। 84.21 क्या है? सिलिका है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इस गिवन डेटा से मैक्सिमम ऑर्थोक्लेज के मोल कितने बना सकता हूँ मैं? 15.78। और 15.78 मोल्स ऑफ ऑर्थोक्लेज बनाने के लिए पूरा का पूरा K2O लग गया जितना भी था, पूरा Al2O3 भी लग गया जितना था। तो सिलिका कितनी लगी? तो तुमने बोला कि 47.34 थी। कितनी सिलिका? 84.21। तो तुमने बोला कि सिलिका तो बच गई। और सिलिका वाला याद करो लाडले, वो जो तुमको बताया था कि सिलिका नॉर्मेटिव जो अपन ने जब पढ़ा था तो उसमें क्या था, सिलिका सेचुरेशन याद होगा। तो मैंने बताया था कि आपका मैग्मा की किसी भी तरीके से ये प्रायोरिटी नहीं कि वो क्वार्ट्ज बनाए। क्वार्ट्ज तब बनेगा जब सिलिका बच जाएगी, मतलब K2O, Na2CO, जितनी भी फलाना ढिमकाना है वो सब तुमने कंज्यूम करवा दिया, कुछ बचा ही नहीं अब। तब जाकर के लास्ट में तुम्हारे पास में क्या होगा भाई? तब जाकर के लास्ट में जो सिलिका बच जाएगी उससे तुम क्वार्ट्ज बनाओगे। और क्वार्ट्ज तो क्वार्ट्ज ठहरा, वो बदला तो लेगा भाई। तुम किसी की प्रायोरिटी में नहीं हो, तुम किसी की चॉइस में नहीं हो, तो बुरा नहीं लगेगा क्या? बुरा लगेगा ऑब्वियसली। तो भाई जब मौका मिलेगा तो बदला तो जरूर लेंगे। तो क्वार्ट्ज भाई साहब अपने आप को क्या बनाता है? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल्स। कि जितना मैग्मा ने बना दिया अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो तुम देखो कि केमिकल वेदरिंग होती है भाई साहब, ढीठ की तरह पड़ा रहता है, उसकी वेदरिंग करना नामुमकिन हो जाती है ना। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल बन के निकलता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स की सारी रॉक्स में भरा पड़ा रहता है ना। सैंडस्टोन में अपनी खुद की एक रॉक बनाता है क्वार्ट्ज बोला ये लो। तुम ओलिविन बना रहे थे ना मैग्मा से सबसे पहले, और डूनाइट बनाया तुमने, अब लो सैंडस्टोन में मैं अपना क्वार्ट्ज खुद बनाऊंगा। और तुम मेटामॉर्फिक में देखोगे सारी रॉक्स में भरा हुआ है भाई, सारी रॉक्स में, है ना। मेटामॉर्फिक फेसिस वाले में तुमको मैंने दिखाया था कि मेटामॉर्फिक फेसिस और मेटामॉर्फिक जोन्स को जब अपन ने इंटीग्रेट किया था, तो क्वार्ट्ज जो है वो लगभग लगभग पूरा ठेठ तक चलता रहता है ना। तो तुम देखोगे कि भाई यहाँ पे मेरे पास में सिलिका 84.21 थी, और ऑर्थोक्लेज बनाने के लिए कंज्यूम कितनी हुई? 47.34 कंज्यूम हो गई। तो बची कितनी? 36.87। ये 36.87 जो बची, ये सिलिका आपकी क्या है? क्वार्ट्ज बनाएगी। तो तुमने बोला कि इससे बन गया क्वार्ट्ज। तो तुमने बोला कि भाई एक रॉक बनी जो गिवन डेटा है उससे, जिसमें क्या है? ऑर्थोक्लेज है और क्वार्ट्ज है। बोला कितने मोल्स हैं? बोला ऑर्थोक्लेज के 15.78 है, और क्वार्ट्ज के कितने हैं? तो तुमने बोला क्वार्ट्ज के हैं 36.87। कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला टोटल कितने हो गए? बोला अभी ऐड करके बता देता हूं मैं, 15.878। तो ये बोला कि 52.65 हो गए। टोटल मोल्स कितने हो गए? 52.65। अब इसमें ऑर्थोक्लेज का प्रोपोर्शन कितना है? तो तुम बोलो कि कैलकुलेट कर लो यार, 15.78 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ऑर्थोक्लेज के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? सारे मोल्स के अंदर ऑर्थोक्लेज का प्रोपोर्शन, दैट इज द मोलर प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्थोक्लेज। तो आप बोलोगे कि 15.78 डिवाइडेड बाय आपका क्या है? 52.65। ये आया आपका 29.97। 29.97 परसेंटेज निकाल दिया मैंने, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि तुमसे परसेंटेज में ही पूछा है मोलर प्रोपोर्शन। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे आप देखोगे कि मोलर प्रोपोर्शन इन परसेंटेज पूछा है। अगर ये फ्रैक्शन में पूछता तो क्या हो जाता? 0.2997। अब राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल बोला है, तो आप क्या करोगे भाई? 29.9 कर दो, या 97 है, राउंड ऑफ करोगे तो ये 30 भी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ गया 29.97 और 29.9 और 30। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। और इसके आंसर की मैं आंसर दे रखा है, आंसर की किधर है?
आंसर की ये 29.9 से 30.1 के बीच में आंसर दे रखा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर मान लो कि यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे मान लो कि सिलिका पूरी कंज्यूम हो जाती और एल्यूमिना बच जाता, तो क्या कर देते, मैग्मा जो है वो कोरेंडम बना देता। सिलिका जो है वो बहुत कम पड़ती है, ऑर्थोक्लेज नहीं बना पाती, सिलिका कम पड़ने लगती, तो क्या होता, जो है वो मैग्मा जो है वो फेल्ड्सपाथ बना देता, लूसाइट बना देता। और सिलिका कम पड़ती तो क्या होता, काल्सिलाइट बना देता। तो तुम देखोगे कि ये सिलिका डेफिशिएंट, मतलब ऑर्थोक्लेज बनाने के लिए आधा मोल K2O, आधा मोल Al2O3, 3 मोल ऑफ सिलिका चाहिए। अगर सिलिका कम है, 2 मोल सिलिका अवेलेबल है, तो वो क्या कर देगा, लूसाइट बना देगा। 1 मोल सिलिका अवेलेबल है तो वो आपका क्या बना देगा, सिंपल काल्सिलाइट बना देगा। लेकिन वो क्वार्ट्स को बनाने के लिए प्रायोरिटी में नहीं रखेगा, वो सबसे पहले जितने भी कंपोनेंट्स हैं मैग्मा के उन सबको मिनरल फेज में भेजेगा, और जब लास्ट में सिलिका बच जाएगी तो उसका मैग्मा से क्वार्ट्ज बना देगा। समझ में आ रहा है तुमको ये चीज। अब तुम बोलोगे तो ये तो नाइंसाफी है क्वार्ट्ज के साथ में, तो हाँ तो है, तो उसमें क्या है तो है। ठीक है, अब मैग्मा को कुछ बोल भी तो नहीं सकते, है पहली बात तो दिखता नहीं है कहाँ, और दिख भी गया है तो उसको कुछ बोल नहीं सकते, उछल के अपने ऊपर ही गिर गया तो छी 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 छी, बोला मास्टर शर्म कर ले, ऐसे घटिया जोक्स मारता है, सॉरी। चलो ये क्वेश्चन देखो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखो, पहले देखो जेम में क्या होता था, लीवर रूल से है ना भर भर के न्यूमेरिकल आते थे, अभी भी आते हैं। गेट में अब न्यूमेरिकल लीवर रूल से इतने अच्छे नहीं आते, वो मतलब न्यूमेरिकल पूछने ही बंद कर दिया। उसने क्या कर दिया, एमएसक्यू में डाल दिया फेज रूल को, है ना, लीवर रूल को भी, कि तुम तो है ना, क्योंकि गेट दे रहे हो ना, जियोलॉजी में मास्टर करके आए हो, तो तुमको अब लीवर रूल थोड़ी पूछेंगे, वो तो तुमको आता ही है। तो तुम तो ये बताओ कि बस हमने कैलकुलेशन करके दे दी, तुम तो ये बताओ कि है कि नहीं है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो पूरा आप देखो, ये आपने को दिख रहा है कि भाई ये बाइनरी यूटेटिक फेज डायग्राम है, सिंपल सिंपल। यहाँ पे आपका ये बल्क कंपोजिशन दे रखा है, ये लिक्विडस जा रहा है मेरा, और बाइनरी यूटेटिक में अपने पास में सॉलिडस तो होता नहीं है ना। भले ही अपन इसको मान लें सॉलिडस, क्योंकि इसके नीचे सब कुछ सॉलिड स्टेट में मिलता है, लेकिन अपन इसको सॉलिडस लेते नहीं है ना। फिर आप देखोगे कि भाई ये मेरे पास में यूटेटिक पॉइंट है, और ये मेरा क्या है, लिक्विडस है, और ये मेरा बल्क कंपोजिशन है। ये बल्क कंपोजिशन जब कूल डाउन होगा तो इस लिक्विडस को कट करेगा, पहला क्रिस्टल बनाएगा, प्योर किसका बनेगा, बी का बनेगा। ठीक है, फिर क्रिस्टलाइजेशन इधर प्रोसीड करेगा, और यहाँ पे यूटेटिक पॉइंट पे आकर के ए बनेगा, और क्रिस्टलाइजेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और फाइनल जो रॉक बनेगी उसका कंपोजिशन क्या होगा, आर के बराबर होगा। और ई पॉइंट पे जो मैग्मा रहेगा उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, जो यहाँ पे है। तो आप देखोगे भाई ए यहाँ पे 100% है, बी यहाँ पे 100% है, तो ये जो 20, 40, 60, 75, 80, 100, ये जो वैल्यू देख रहे हैं किसकी है, बी की है। तो यहाँ पे B40 है तो A कितना होगा, 60, क्योंकि A प्लस बी दोनों मिलकर के कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, A प्लस बी मिलकर के 100 हो गया। और ये यहाँ पे अब देखते हैं क्या है। तो तुमने बोला कि ये Q पॉइंट क्यों दिया है, ये Q पॉइंट दिया तुमको लीवर रूल अप्लाई करने के लिए। तो हम बोलते हैं कि भी किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर डाल दें, है ना, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं टाई लाइन। क्या बोलते हैं जी, टाई लाइन। और टाई लाइन क्या करती है, को एग्जिस्टिंग फेजेस को मिलाने का काम करती है ना। तो जैसे मान लो कि भाई यहाँ पे को एग्जिस्टिंग फेजेस कौन है, लिक्विड प्लस बी। तो लिक्विड प्लस बी में कितना लिक्विड है और बी कितना है, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं अपन, लीवर रूल की मदद से, है ना। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल ये टाई लाइन बनाई, ये बल्क कंपोजिशन इसको कट कर रहा है, ये मेरा फलक्रम हो गया। अब बल्क कंपोजिशन से लिक्विडस की तरफ की जो डिस्टेंस है ये मेरी क्या हो जाएगी, एक्स डिस्टेंस, और फलक्रम से ये सॉलिड वाली जो लाइन है यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई डिस्टेंस, है ना। तो तुमको बोला कि भाई मेरे को बताओ कि इसमें सॉलिड का परसेंटेज कितना है, तो अपन को पता है कि भाई एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ये मेरा क्या है, सॉलिड का वेट परसेंटेज देता है ना, सॉलिड का वेट परसेंटेज। तो तुमने बोला कि ये एक्स कितना है, तो बोला कि ये 60 है, ये 75 है, ये 100 है। तो इस टाई लाइन की टोटल लेंथ कितनी हो गई, बोला 60 से 100 के बीच चल रही है, मतलब 100 माइनस 60, तो टाई लाइन की लेंथ कितनी हो गई, 40। अब तुम देखोगे कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये मेरी एक्स होगी, तो ये एक्स डिस्टेंस कितनी है, 60 से 75 है, तो 75 माइनस 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो एक्स बोला कि 15 आ गया। वाई कितना आ जाएगा, वाई मेरा बोला कि 75 से 100 के बीच में, तो 25 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला कि भाई सॉलिड का वेट परसेंटेज निकालना है, तो आप एक्स करोगे 15 अपॉन 40 इंटू 100, एक्स प्लस वाई 40 हो गया, ये कटा, है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा भाई, आप वो इसको सॉल्व करो, तो ये आपका कितना आ जाएगा,
8 कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेटर है ना अपने पास में। तुम बोलोगे शर्म कर ले, शर्म शर्म क्यों कर लूँ भाई शर्म, जब कैलकुलेटर मेरे पास में है तो। 0.37, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.37 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 37.5। अब तुमने इस डायग्राम को देख करके सारा अपने हिसाब से करके बैठ गए कि हाँ ठीक है ये सब इस डायग्राम में हो सकता है। ऑप्शन पढ़ो, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इसका मतलब ये एमएसक्यू हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसका एक ही ऑप्शन ठीक हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो तुमने बोला कि चलो ठीक है बताओ। पहला बोल रहा है कि ऑन कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा, ठीक है, द फाइनल कंपोजिशन इन वेट परसेंटेज ऑफ रॉक कंसिस्ट ऑफ 25 ऑफ मिनरल ए एंड 75 ऑफ मिनरल बी। तो तुमने बोला कि भाई ये बल्क केमिकल कंपोजिशन था, इससे जो फाइनल रॉक बनेगी उसका कंपोजिशन क्या होगा, बी जो है 75 और ए जो है वो आपका 25। बोला ठीक है यार ये तो ठीक ही लग रहा है ना। तो तुमने बोला कि ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर ऑन कूलिंग ऑफ मैग्मा ए मिनरल ए इज द फर्स्ट मिनरल टू क्रिस्टलाइज, जबकि अपन बोल रहे हैं कि जब ये मैग्मा इस बल्क केमिकल कंपोजिशन का है, ये कूल डाउन होकर के क्या बनाएगा, बी बनाएगा। ए तब बनता जब बल्क केमिकल कंपोजिशन मेरा इधर होता। तो तुमने बोला कि यो तो गलत से है। ऑप्शन सी देखा, पॉइंट क्यू पे द वेट परसेंटेज ऑफ क्रिस्टल एंड लिक्विड आर। अब देख लो, आपको बोल रहा है कि वेट परसेंटेज ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का अपन ने कितना कैलकुलेट किया 37.5। तो बचा हुआ भाई लिक्विड और सॉलिड उस टाइम पे मिलकर के क्या बनाएंगे 100%। तो 100 में से 37.5 अगर मेरा सॉलिड है तो बचा हुआ कौन हो जाएगा, लिक्विड। तो तुमने बोला कि भाई 37.5 मेरा सॉलिड है तो बचा हुआ 62.5 मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल लिक्विड। तो बोला ये स्टेटमेंट भी सही है। द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट ई इज 40A एंड 60B। तो ई पॉइंट पे तुम ध्यान से देखोगे, ये ई पॉइंट है, इसका जो कंपोजिशन तुम ध्यान से देखोगे इसमें क्या है, ये बी का 40 है और ए का 60 है। तुमको क्या बोला कि ई 40 है और बी 60 है, तो ये तो गलत है। इसमें है क्या एक्चुअली, ए 60 एंड बी 40। तो तुमने बोला कि ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट आपके सही क्या हो जाएंगे, सिर्फ आपका ए एंड सी। ठीक है, तो अच्छा है ना, मजेदार न्यूमेरिकल है ये, मतलब एमएसक्यू है। फिर आपका ये, मैं पूरे साल आपको, पूरे साल तो नहीं बोल सकता, स्टार्टिंग मतलब मिनरलोजी का जो पहला लेक्चर होता है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि फेल्सिक मिनरल और मैफिक मिनरल में क्या है ना। तो आप हम बोलते हैं कि मैफिक मिनरल्स आर दोज विच हैव आयरन एंड मैग्नीशियम इन देयर केमिकल कंपोजिशन एंड फेल्सिक मिनरल्स आर दोज विच डू नॉट हैव आयरन एंड मैग्नीशियम इन देयर केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, ये हमारे एक प्रिय गुरुजी हैं, अभी तो स्वर्गवासी हो गए वो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मेरे को ये सिखाया था कि तेरे को जब भी कोई फेल्सिक और मैफिक पूछे तो तू सिर्फ ये एक आंसर दे देना, उसके बेसिस पे सब डेफिनेशन आ जाएंगे। तो उन्होंने डेफिनेशन उस टाइम पे तो मेरे को नहीं बताई, बट जब मैंने बाद में पढ़ी तो मेरे को समझ में आया कि हाँ वो बात उन्होंने क्यों बोली थी। तो उन्होंने बोला कि भाई आयरन और मैग्नीशियम जब रहेंगे, अब तुम इंटरप्रेट कर लो, आयरन मैग्नीशियम अगर किसी भी मिनरल के केमिकल कंपोजिशन में रहेंगे तो क्या बनाएंगे, उसको हैवी बनाएंगे, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। आयरन जो है, आयरन मैग्नीशियम जब आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं, मिनरल्स को कलर इंपार्ट करते हैं। तो जितने भी मैफिक मिनरल होते हैं वो कलरफुल होते हैं। तुम देख लो ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फिबोल, बायोटाइट, जितने भी आपके मैफिक मिनरल जिसके भी कंपोजिशन में आपका आयरन और मैग्नीशियम रहता है, वो कुछ ना कुछ कलर शो करता ही है ना। उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उनकी सिलिकेट स्ट्रक्चर रिलेटिवली ईजी होती है ना। फिर आप देखोगे फेल्सिक मिनरल्स, फेल्सिक मिनरल कौन से होते हैं, जिनके केमिकल कंपोजिशन में आयरन मैग्नीशियम नहीं होता। आयरन मैग्नीशियम नहीं होता तो इनको ज़्यादा कलर भी नहीं मिलता। तो तुम देख लो क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, प्लेजोक्लेस फेल्सपार हो चाहे ऑर्थोक्लेजो फेल्सपार ग्रुप ऑफ मिनरल्स है, ये जनरली क्या है, लाइट कलर के रहते हैं या फिर ग्रेइश कलर के रहते हैं। ठीक है, तो तुमने देखा है कि भाई कलर इनको नहीं मिलता, और ये लाइट भी होते हैं, हल्के होते हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। तो तुम देखो कि भाई क्वार्ट्ज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 2.64 है। ऑर्थोक्लेस की कितनी रहती है, 2.5 के आसपास, 2.54 ऐसे रहती है। और प्लेजोक्लेस फेल्सपार की सॉलिड सॉल्यूशन की वजह से चेंज होती रहती है, कैल्शियम कंटेंट बढ़ेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है और घट जाती है, तो इस तरह से उसकी वेरिएबल रहती है ना। ऑर्थोक्लेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक बार कंफर्म कर लेना आप। तो अब आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा कि भाई रॉक एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स रॉक के अंदर ओलिविन है, ऑर्थोपायरोक्सिन है, क्लाइनोपायरोक्सिन है। अब ओलिविन, ओपीएक्स, सीपीएक्स ये सब के सब क्या है, मैफिक मिनरल है। फिर आपने वाई देखा, वाई में क्या, प्लेजोक्लेज, एल्कली फेल्सपार और क्वार्ट्ज, ये सब के सब क्या है, फेल्सिक मिनरल है।
बायोटाइट, प्लेजोक्लेज, एल्कली फेल्सपार, क्वार्ट्ज। तो प्लेजोक्लेज, एल्कली फेल्सपार और क्वार्ट्ज ये तो फेल्सिक मिनरल है। लेकिन बायोटाइट आपका क्या है, मेफिक मिनरल है। लेकिन एक ध्यान में रखना, मस्कोबाइट जो है वो आपका क्या है, फेल्सिक मिनरल है। ठीक है, तो आपने देखा है कि यार जैसे ही जेड के अंदर बायोटाइट आ गया तो उसकी वजह से इसका जो फेल सिग्नेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे 20% कौन है, मेफिक कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट आ गया। तो आप देखोगे कि यार जो सबसे ज्यादा मेफिक है वो एक्स है, सबसे ज्यादा फेलसिक जो है वो आपका वाई है, और इंटरमीडिएट फेलसिक और मेफिक करेक्टर में कौन है, जेड है। तो आपको बोल रहा है कि भाई बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो y इज मोर फेल्सिक कंपेयर टू x एंड z। अब आपको समझ में आ गया आराम से, तो बोला कि हाँ y जो है वो x और z से ज्यादा फेल्सिक है, कोई दिक्कत नहीं है। x इज मोर फेल्सिक कंपेयर टू y एंड z, ये तो गलत है, x तो पूरा का पूरा मेफिक ही है, फेल्सिक का इसके अंदर नामो निशान नहीं है। z इज मोर फेल्सिक कंपेयर टू x एंड y, तो ये भी आपका गलत है। तो आप देखोगे कि भाई y इज द मोस्ट फेल्सिक एंड z इज द मोस्ट मेफिक। अब ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ, क्योंकि x इज द मोस्ट मेफिक, x इज द मोस्ट मेफिक, है ना। तो आपका स्टेटमेंट 1 आपका सिंपली करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये भी आपका एक काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें अब अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेटर की, है ना। ये क्वेश्चन में आप देखोगे तो तुमको क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। सिंपल है, किसमें, एम्फीबॉल में। अब एम्फीबॉल जो ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं उसमें क्या होता है, अपने को डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर मिलती है। डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Si4O11। इसके अंदर सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहता है, 4:11। और मैंने ये बोला था कि जब भी ये ब्रिजिंग नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन का रेशियो पूछेगा वो तुमको पहले ऑप्शन में सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो देगा, और तुम पहले ही ऑप्शन में देखोगे कि सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही ऑप्शन टिक मारा था कि अरे भाई साहब ये तो लड्डू मिल गया, है ना, लड्डू मिल गया, ले लो लड्डू ले ले थोड़ा सा, है ना। तो मैंने तुमको बोला था कि जैसे ऑर्थोसिलिकेट्स हैं या जिनको अपन निजोसिलिकेट भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO4। सिलिकॉन ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहता है, 1:4 का, है ना, 1:4 का। और टेक्टोसिलिकेट्स है अपने पास में, 3D फ्रेमवर्क जिनको अपन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। इनका सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो कितना है, 1:2। अब सिर्फ ऑर्थोसिलिकेट और टेक्टोसिलिकेट में अपन श्योर शॉर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितना होता है, 0, नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने होते हैं, 4। मतलब निजोसिलिकेट जो है वो आपका किसी भी तरीके से ऑक्सीजन शेयर नहीं करते हैं टू द नेबरिंग टेट्राहेड्रा, और इसकी वजह से अपन इनको आइलैंड या इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। और टेक्टोसिलिकेट जो है ये अपने सारे के सारे ऑक्सीजन शेयर कर देता है विद द नेबरिंग टेट्राहेड्रा, उसकी वजह से अपन इसको 3D फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हैं, 4, नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हैं, 0, है ना, कि ऐसा कोई ऑक्सीजन है जो बचा ही नहीं हो। तो आपने बोला कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन का मतलब क्या है, जो नेबरिंग टेट्राहेड्रा के साथ में शेयर हो गया हो। तो आपने बोला कि ठीक है। अब गेट में तुम्हारे एक न्यूमेरिकल पहले भी आया था, इस तरह का क्वेश्चन आया था कि भाई बताओ भाई ब्रिजिंग ऑक्सीजन टू नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो ऑफ निजोसिलिकेट्स। तो तुमने बोला कि भाई निजोसिलिकेट में ब्रिजिंग ऑक्सीजन 0 होते हैं, नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन 4 होते हैं, 0/4 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वहां पे ऑप्शन में तुमको ये भी मिल जाएगा 1:4। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे तुम देखोगे तो ये पूछ ले कि भाई बताओ नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन टू ब्रिजिंग ऑक्सीजन रेशियो जो है वो किसका, टेक्टोसिलिकेट्स का कितना होता है। तो तुम बोलोगे नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन 0 है और ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, 0/4 अगेन 0 आ जाएगा। तो निजोसिलिकेट और टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं सिलिकेट्स के अंदर जिसका ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन का रेशियो अपने को पता होता है बिना स्ट्रक्चर को देखे हुए भी। बट उसके अलावा आप जितने भी सिलिकेट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, मोस्टली सिलिकेट स्ट्रक्चर्स के अंदर अपने को क्या चाहिए होता है कि भाई स्ट्रक्चर दे दो, स्ट्रक्चर देख करके हम बता देंगे। और स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो कैसे करोगे। तो मैंने आपको थंब रूल बताया था सिलिकेट स्ट्रक्चर बनाते टाइम, कि जब भी तुम सिलिकेट स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे मेंस का पेपर भी लिख रहे हो, तब भी तुमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप लाइन के ऊपर और नीचे टेट्राहेड्रा ड्रॉ करोगे, यू हैव टू कीप द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रा सेम अबव एंड बिलो द लाइन। लाइन के ऊपर जितना टेट्राहेड्रा तुमने बनाया उतना का उतना ही तुम्हारा लाइन के नीचे रहना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा आंसर जो पिट जाएगा, चरमर आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो तुमने बोला कि भाई मैं पहले तो डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर का डायग्राम बना लूँ, हाँ तो बना लो आराम से। डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर में अपने पास में क्या होती है, ऐसी 2 लाइन चल रही होती है ना, एक टेट्राहेड्रा, 2 3 4 5 6। तो अब तुम ध्यान से देखोगे कि मैंने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, तो नीचे कितने हैं, 1 2
3। तो तुमने बोला कि अबाव द लाइन एंड बिलो द लाइन टेट्राहेड्रा का नंबर सेम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर आपने बोला कि भाई यहाँ पे मैंने बना दिया टेट्राहेड्रा और ये मेरा डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर बन गया, है ना, ये बन गया। अब तुमको बोला कि भाई इसको वो अपने को वो भी तो पता करना पड़ेगा ना कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन कौन सा है और नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन कौन सा है। अब देखो भाई, अपन ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन फटाफट निकाल लेंगे, पहले काउंट कर लेंगे अच्छे से। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इनफाइनाइट चेन के हाफ एक पार्ट लेते हो या कोई एक सेगमेंट लेते हो, तो हमेशा जो एंड पॉइंट पे ऑक्सीजन होता है वो कितना शेयर होता है, आधा। तो तुमने बोला कि ये आधा आधा, ये आधा आधा, है ना। अब टोटल आपके जो कॉर्नर वाले हैं वो कितने हो गए, 2 हो गए जो शेयर हो रहे हैं। सबसे पहले अपन ब्रिजिंग ऑक्सीजन देख लेते हैं। अब मैं ब्रिजिंग ऑक्सीजन तुमको कैलकुलेट करवाता हूँ। ये ऑक्सीजन शेयर हुआ है, ये भी शेयर हुआ, ये भी शेयर हुआ, ये भी शेयर हुआ, ये भी शेयर हुआ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 आ गए प्लस। फिर तुम देखोगे ये ऑक्सीजन भी शेयर हुआ, ये भी शेयर हुआ है और ये ऑक्सीजन भी शेयर हुआ, कितने हो गए, 3 प्लस। फिर आप देखोगे कि भाई ये ऑक्सीजन शेयर हुआ है, ये भी शेयर हुआ है, ये भी शेयर हुआ है, ये भी शेयर हुआ और ये भी शेयर हुआ, तो ये कितने हो गए अगेन, 1 2 3 4 5, 5 आ गए। तो तुमने बोला कि भाई टोटल कितने हो गए, ये आपके 15। तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 15। अब नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लो। तो नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन में सबसे पहले तो क्या करो, वो वाले ऑक्सीजन कैलकुलेट करो जो टॉप पे बैठे हैं, है ना। टॉप पे भी कौन से बैठे हैं भाई, तो तुमने बोला कि 1 2 3, ठीक, 4 5 6, तो 6 प्लस तो आ गए। फिर तुमने बोला कि भाई मैं नीचे वाले कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 2 3, ये 3 आ गए। फिर तुमने बोला कि भाई 1 2 3, ये प्लस का 3 अगेन आ गया। फिर तुमको बोला कि भाई और कौन से रह गए ब्रिजिंग ऑक्सीजन, नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन में, तो तुमने बोला कि 1 2 3 अगेन 3 आ गए प्लस। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई आपने बोला कि 1 2 3, ये भी प्लस 3। तो आपने बोला कि भाई टोटल कितने हो गए, तो 6 6 12 और 18। तो नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 18। तो आपको अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि रेशियो किसका पूछा है। आपने बोला कि भाई पेपर तो दिखा, क्वेश्चन तो दिखा, तो तुमको बोल रहा है नॉन ब्रिजिंग रेशियो ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग, मतलब रेशियो तुमको पूछा ब्रिजिंग ऑक्सीजन अपॉन नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन। तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने आए टोटल, 15। नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने आए, तो आपने बोला कि भाई नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन आए मेरे पास में 18। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इस भाषा में अगर लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 5:6। ये लो, ठीक है। तो तुमको एक जो बेसिक फंडा है जो ध्यान में रखना है, मैं इधर टाइम देख रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन में कि कितना लंबा वीडियो हो गया। फिर तुम बोलोगे इतने लंबे लंबे वीडियो डाल देता है, फिर हम कैसे देखें, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। अगली बार से कोशिश करूँगा कि मैं छोटे छोटे वीडियो डालूँ, पर अभी तो देख ले यार, है ना। अब देखो हो गया आराम से, एक दो न्यूमेरिकल और करवा दूंगा। ये देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये लिमिटेड सॉल्यूशन वाला एग्जाम्पल है। सबसे पहले अपन इसको यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे नहीं, अपन सबसे पहले जो हमने फेज रूल में समझा है उसको आप ध्यान से देखो। हमने बोला कि भाई ये बल्क केमिकल कंपोजिशन है, कूल डाउन हुआ, है ना, कूल डाउन हुआ, ये मेरा बनाया, यहाँ पे कट किया, पहला क्रिस्टल बनेगा, कंपोजिशन उसका ये हो जाएगा। तो फर्स्ट क्रिस्टल जो बनेगा उसका कंपोजिशन ये हो गया। तो फर्स्ट क्रिस्टल में आपका क्या है भाई, ये Q है और यहाँ पे P दे रखा, तो पहला जो क्रिस्टल बनेगा उसमें क्या होगा, P10 और Q90, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला क्रिस्टल आपका ये बन गया, P10 और Q90, ठीक। फिर आपने बोला कि भाई क्रिस्टलाइजेशन स्टॉप कहाँ पे होगा जा करके, तो बोला कि जहाँ पे आपका ओरिजिनल केमिकल कंपोजिशन अचीव हो जाएगा। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब तुमको बोला कि भाई ये मेरा क्या है, सॉल्वस, और सॉल्वस टेम्परेचर के बिलो क्या होता है, एक्स सॉल्यूशन। एक्स सॉल्यूशन होगा तो आपको टाई लाइन बनानी पड़ेगी, ये टाई लाइन बनाई मैंने। और टाई लाइन का आपका टोटल लेंथ कितना आ गया, बोला ये 20 और ये 80। तो 80 माइनस 20 आप करोगे तो ये टाई लाइन की मेरी टोटल लेंथ कितनी आ गई, 60। और 60 में बल्क केमिकल कंपोजिशन कहाँ पे काट रहा है, 60 पे काट रहा है। तो बोला कि ये जो लेंथ है
ये मेरी एक हो गई और ये लेंथ मेरी दूसरी हो गई। अब तुमको याद है कि परथाइट और एंटी परथाइट टेक्सचर अपन निकालते हैं, तो परथाइट टेक्सचर मेरे को निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, y अपॉन एक्स प्लस वाई करूंगा। और एंटी परथाइट टेक्सचर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, x अपॉन एक्स प्लस वाई करूंगा। तो बोला मैं परथाइट टेक्सचर निकाल लेता हूँ, तो बोला कि y अपॉन एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो बोला कि ये 80 ये 60, तो बोला 20 हो गई। और टोटल लेंथ कितनी हो गई, बोला कि 60। तो आपने बोला कि सोल्व कर लो इसको, तो कितना आएगा भाई, तो आपने बोला कि 1/3 आ रहा है, ये आ गया 1/3। फिर आपको बोला कि भाई एंटी परथाइट टेक्सचर निकालो, तो ये कितना आ जाएगा 2/3, है ना। ये आपका भाई टोटल कितना है 40, नहीं 40 अपॉन कितना करोगे 60 करोगे, तो 40 अपॉन 60 करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 2/3 आ जाएगा। तो अब आप इसका जब डिफरेंस लोगे 2/3 का और 1/3 का, तो ये कितना आ जाएगा भाई, जब दोनों का अनुपात करोगे तो 2/3 अपॉन 1/2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2:1 का आ जाएगा रेशियो। तो तुमने बोला ठीक है आ गया रेशियो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये सारा बेसिक जो है वो मैंने देख लिया। अब अगर इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना हो तो मेरे को पहले तो ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आप ध्यान से देखो। आपको बोल रहा है कि भाई इज आर करेक्ट, इज आर करेक्ट के लिए बोल रहा है। मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ये लो। अब आप देखोगे कि इज आर करेक्ट पूछ रहा है, तो इनिशियल लिक्विड कंपोजिशन इज 60 वेट परसेंट ऑफ पी एंड 40 वेट परसेंट ऑफ क्यू। अब आप इसको आप ध्यान से देखोगे तो इनिशियल वाले में ये जो बल्क केमिकल कंपोजिशन है इसको वर्टिकली ड्रॉप किया, तो मेरा 60 किसका आया भाई क्यू का, और 40 किसका आया पी का। और जबकि ये क्या बोल रहा है कि पी 60 है और क्यू 40 है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर तुमको बोला कि भाई कंपोजिशन ऑफ सॉलिड इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट वाई इज 10 वेट परसेंट ऑफ पी एंड 90 वेट परसेंट ऑफ क्यू। तो अपन ने बोला कि यहाँ पे जो सॉलिड बनेगा उसका कंपोजिशन में क्या होगा P10 और Q90, तो तुमने बोला कि ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर बोला कि द बल्क केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फाइनल सॉलिड प्रोडक्ट इज 40 वेट परसेंट ऑफ पी एंड 60 वेट परसेंट ऑफ क्यू। तो अपन बोलते हैं कि भाई जो इनिशियल बल्क केमिकल कंपोजिशन होता है वही आपका क्या करता है फाइनल क्रिस्टल का कंपोजिशन बनाता है। तो इसको वर्टिकली जब ड्रॉप करेंगे तो इसमें Q60 आया और P40 आया, तो हमने बोला कि हाँ भाई फाइनल क्रिस्टल जो बनेगा उसका भी कंपोजिशन यही होगा। फिर बोला कि द प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेट परसेंटेज ऑफ टू फेजेस MSS इज टू 1 NSS, ये आपका 1:2 है 750 डिग्री सेल्सियस पे। तो तुमने बोला कि भाई कैसे होगा, तो ये 750 डिग्री सेल्सियस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ना। और MSS और NSS का जो रेशियो अपन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि MSS की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, है ना। MSS की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो ये लेंथ कितनी है 20 और टोटल लेंथ कितनी है 20 से 80 के बीच में, तो 60 आ गया। फिर NSS मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो तुमने बोला कि भाई ये 40 अपॉन 60, इसको आप सोल्व करो। सोल्व करोगे तो भाई इसका रेशियो लेना पड़ेगा, तो आप बोलोगे भाई 20 अपॉन 60 डिवाइडेड बाई 40 अपॉन 60। तो 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2/4 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2, तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा। और ये जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ ये जो चीज़, ये नेट के एग्जाम में एज इट इज़ न्यूमेरिकल पूछा गया है, एज इट इज़ न्यूमेरिकल पूछा गया है। बस उसमें उन्होंने पूछ लिया कि भाई बताओ परथाइट और एंटी परथाइट टेक्सचर का कितना पार्ट क्या होगा, बस इतना ही था। तो ये आपके फेज रूल के बेसिक क्वेश्चन है ना, बेसिक ही है ये। मतलब तुमने अगर ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो तुमको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया। पता नहीं का कुछ नहीं है लाडले, आसान सी चीज़ें, वंस यू अंडरस्टूड द थिंग्स उसके बाद में चीज़ें आसान हो जाती हैं, कोई ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं इसमें अपन, है ना। चलो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है आई थिंक आई मेस्ड अप ओवर हियर, तो इसको क्लियर कर देना। चलो तो ये एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, लीवर रूल के ऊपर आया हुआ है ना। तो लीवर रूल का क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा भाई, ये बल्क कंपोजिशन यहाँ पे दे रखा है ना। और आपको बोल रहा है कि भाई 1500 डिग्री सेल्सियस, तो तुमने टाई लाइन बना दी 1500 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका सॉलिडस ये आपका लिक्विडस। तो ये मेरी टाई लाइन की टोटल लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, ये 60 है, ये 40 है, ये 20 है, तो ये 30 होगा। तो आप बोलोगे कि भाई टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 30, तो टाई लाइन की x प्लस वाई की लेंथ कितनी हो गई 30।
फिर आपने बोला कि भाई ये लिक्विडस है और ये सॉलिडस है, तो अपन बोलते हैं कि ये बल्क केमिकल कंपोजिशन मेरा क्या बन जाएगा, फलक्रम। तो ये मेरी एक्स और ये मेरी वाई। तो तुम बोलोगे कि एक्स और वाई कितना हो गया, एक्स कितना हो गया, ये 50 और ये 30, तो एक्स मेरा हो गया 20, तो वाई तो अपने आप कितना हो जाएगा 10, है ना। तो ये वाई आपका हो गया 10। अब तुमको पूछा है कि भाई इफ P इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द मेल्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ मेल्ट, प्रोपोर्शन ऑफ मेल्ट पूछा है, लिक्विड का कंपोजिशन पूछा है ना, कि लिक्विड का प्रोपोर्शन कितना होगा। तो लिक्विड का प्रोपोर्शन निकालने के लिए अपन फेज रूल, जो लीवर रूल अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं, लिक्विड वेट परसेंटेज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे वाई कितना है, आप बोलोगे कि 10 है, तो 10 अपॉन, ये आई थिंक बोर्ड गया गया, तो मतलब वो कर लेना, 10/30 करोगे 33.33 आ जाएगा, है ना। ये काफ़ी देर से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, तो ये अब कोलेप्स होने वाला था, ये जवाब दे देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, हीट बहुत होता है। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, करवा दिया जितना करवाना था अब तो, है ना, होता रहे तो कोलेप्स। चलो, तो बात ऐसी है कि भाई कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। तो गेट नेट GSI, IIT JM, GSI मेंस, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपके लाइव हो गए हैं। आप जियो खान अकेडमी ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। और यहाँ तक तुम पहुँचे हो तो MFK10 एक कूपन कोड मैंने बना रखा है, कि तुम जब फ़ोन करके बोलोगे कि भैया MFK10 कूपन चाहिए जिससे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% तो है ही, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसके लिए कॉल कर देना 869070000316। और ये तुमको है ना इसका ढिंडोरा नहीं पीटना है कि भाई साहब वीडियो के एंड में कूपन मिल रहे हैं, है ना, तुमको मिल गया, चुपचाप अपना फ़ायदा उठाओ, बस ख़त्म। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मिलते हैं कभी, है ना। चलो बाय बाय।